मूव्स इंडियन इक्विटीज, ग्लोबल इक्विटीज में हम इंडियन इक्विटीज की चर्चा कर रहे हैं, बहुत अच्छे मूव्स हमने एंजॉय करे, पर अब इन लेवल्स पे एक सवाल सबके जहन में यह है कि कितने कॉन्फिडेंट आप हो इस मोमेंटम, इस रैली, इस तेजी के सस्टेन होने को लेकर। तो यहाँ पे मैं कहूंगा कि मतलब वो जो पिछले 3-4 हफ्ते पहले एक एक डेढ़ महीने पहले वाला जो कॉन्फिडेंस दिमाग में था, वो शायद इस लेवल पे जुटाना थोड़ा मुश्किल है, सिंपली बिकॉज द मार्केट हैज मूव्ड। और वो जो एक वैल्यूएशन का जो कुशन जो हमें 15,000, 15,500 में भी इवन 16,000 निफ्टी लेवल्स पे दिखाई दे रहा था, वो अब क्वेश्चन यहाँ पे हमारे पास नहीं है। और एक लेवल पे there have been certain developments also on a fundamental basis which have been positive, some also which have not been as positive. So I think clearly जो हमें expectation थी in terms of inflation moderation या inflation की expectations में moderation आने की या commodity prices को cool off होने की, वो एक हद तक हमने पिछले 6-8 हफ्ते में उसको डेवलप होते हुए देखा है एंड उसका रिस्पॉन्स मार्केट ने दिखाया है। तो आई थिंक दैट हैज गॉट एडिक्वेटली रिफ्लेक्टेड, लेकिन सम ऑफ द रिस्क्स हैव नॉट फुल्ली गॉन अवे एज येट। एंड आई थिंक यूएस में, हालांकि फॉर एग्जांपल हम बात करें यूएस की, तो यूएस में 75 बेसिस पॉइंट्स हाइक होने के बाद एक एक्सपेक्टेशन बनी है कि जो स्लो डाउन है ग्रोथ की वो इतनी ज्यादा नहीं है, और शायद जो इंटरेस्ट रेट्स जितना बढ़ाना पड़ेगा उतना शायद ना बढ़ाना पड़े। तो आई थिंक वो एक्सपेक्टेशन पे वहाँ के भी मार्केट्स रैली हुई है, ग्लोबल मार्केट्स रैली हुई है, यूएस 10 ईयर थोड़ा डिक्लाइन हुआ है और इंडियन मार्केट्स भी इंडियन मार्केट्स ने भी साथ दिया है। बट आई डोंट थिंक कि मतलब रेट्स की प्रक्रिया में या तो फेड की या आरबीआई की बहुत ज्यादा चेंज होने की शक्यता है इन द नियर टर्म, क्योंकि इन्फ्लेशन अभी भी मौजूद है, लाइव है, और एक कंफर्ट लेवल से अभी भी दूर है। तो मुझे नहीं लगता कि रेट हाइक्स विल स्टॉप या विल मॉडरेट इन द नियर फ्यूचर वेरी सिग्निफिकेंटली। इस लेवल पे देयरफॉर एक रिस्क रिवॉर्ड का जो बैलेंस है वो ऑलमोस्ट इक्वल हो गया है। मैं नहीं कहूंगा कि मार्केट एकदम नेगेटिव है, लेकिन यहाँ पे एक एक्सेस कंफर्ट लेके मार्केट में मूव करना थोड़ा मुश्किल है। जहां तक मेरी समझ है, हमने पहले शायद थोड़ा डोमेस्टिक स्टोरीज और डोमेस्टिक इंडियन इंडस्ट्रीज और सेक्टर्स पे फोकस किया था, एंड आई थिंक दैट हैज प्लेड आउट वेल। अब शायद एक लेवल पे वो प्लेड आउट हो गया है, और शायद कुछ हद तक ग्लोबल सेक्टर्स जो अभी भी बीटन डाउन है, हालांकि उनमें ट्रिगर्स मैं कहूंगा कि मौजूद नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट फ्रॉम अ शेयर वैल्यूएशन या वैल्यू स्टैंड पॉइंट मुझे लगता है कि कुछ ग्लोबल सेक्टर्स, चाहे वो कमोडिटीज हो या टेक्नोलॉजी हो, वो एक लेवल पे एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पे प्रेजेंट कर सकती है। बट ओवरऑल मार्केट का रिस्क रिवॉर्ड बैलेंस जो है, शायद मुझे लगता है अब इतना अट्रैक्टिव नहीं है जितना शायद 1-2 महीने पहले हुआ कर। तब तस्वीर अलग थी और एकदम से बहुत अचानक तेजी बन गई, जाहिर से। लेकिन आप फंड मैनेजर्स या आप जैसे सीआईओस के लिए बड़ा चैलेंजिंग टाइम है। अब आप लोगों ने कोई मीनिंगफुली आपने एक्यूमुलेट करे लोअर लेवल्स पे जब डीआईस खरीदारी कर रहे थे। ऑफ लेट ऐसा भी नहीं कि आप लोगों ने कुछ प्रॉफिट टेकिंग करी हो, बहुत मतलब जो दिन के नेट आंकड़ा आता है वो 50 करोड़, 100 करोड़, 500 करोड़ पे ज्यादा बिकवाली का आंकड़ा आ रहा है। पैसा फ्लोज कंटिन्यू हो रहे हैं, एसआईपीज और फ्रेश इनफ्लोज कंटिन्यू हो रहे हैं। कब तक आप लोग अपने आप को रोक के रखोगे? इन्फ्यूज तो करना शुरू करना पड़ेगा। नहीं तो आशीष जी, वैसे प्रॉफिट बुकिंग शायद ओवरऑल एग्रीगेट लेवल ऑफ पोर्टफोलियो पे नहीं होती है, तो ऐसा नहीं है कि हम कैश रेज कर रहे हैं या बट क्लियरली सेक्टर रोटेशन या मार्केट की या पोर्टफोलियो की ओवरऑल पोजीशनिंग जो है वो उसकी रोटेशन होती रहती है या करनी पड़ती है, बिकॉज द मार्केट मूवमेंट्स आर वेरी फास्ट एंड ओवरऑल मैक्रो पिक्चर इज नॉट एंटायरली क्लियर किस तरीके से मैनिफेस्ट होगा। जैसे मैंने कहा, कुछ रिस्क अभी भी साइडलाइंस पे मौजूद है, चाहे वो इंटरेस्ट रेट्स हो, जियोपॉलिटिक्स हो, ऑयल प्राइसेस हो, कमोडिटी प्राइसेस जो हमने बहुत सारे क्रैश होते हुए देखे हैं या गिरते हुए देखे हैं, वो एक हद तक स्टेबलाइज होके अब वापस थोड़ा रिकवर होने की होते हुए दिखाई दे रहे हैं। सो आई थिंक वो कुछ लर्किंग रिस्क जो है उसके बारे में ख्याल रखना पड़ता है, एंड टू दैट एक्सटेंट आई थिंक पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग is very frequently called for. So I think we have to act in that regard. We don't necessarily take as much of cash calls कि भाई ठीक है 17,500 पे 10% कैश कर दो और 15,500 पे 5% कैश कर दो, वैसा वाला नहीं होता है। बट एटलीस्ट
in terms of the overall portfolio balance actions required to be taken. तो सेक्टर रोटेशन की आपने ताहिर सर बात करी और इस समय दो बहुत चर्चा में रहते, हमेशा ही रहते हैं वैसे। बैंक्स में स्ट्रेंथ नजर आती है, आईटी में कुछ साइंस ऑफ फटीग नजर आ रहा है। आप लोग क्या कर रहे हो? वो स्ट्रेंथ को चेस कर रहे हो या जो गिर रहा है उसको एक्यूमुलेट करने का मन बना रहे हो? टिल्ट किस तरफ ज्यादा है ताहिर सर? आशीष जी, हमारे लिए तो मतलब टिल दोनों तरफ रहता है, बिकॉज वी रन बोथ काइंड ऑफ स्ट्रेटजीज, ग्रोथ स्ट्रेटजी भी रन करते हैं और वैल्यू स्ट्रेटजीज भी रन करते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि मतलब कुछ कुछ पॉकेट जहाँ पे, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर 6 महीने पहले की बात करूँ तो हम ऑटोज वगैरह में एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर जनवरी फरवरी 2022 के आसपास हम काफी पॉजिटिव होते जा रहे थे फ्रॉम अ वैल्यू स्टैंड पॉइंट, और दैट इज प्लेड आउट क्वाइट वेल, बिकॉज उस समय शायद मार्केट्स ऑटोज पे फोकस नहीं कर रहा था या ऐसे सेक्टर्स पे फोकस नहीं कर रहा था जो बहुत चैलेंज थे उस टाइम पे। और अब जाके हम देखें तो स्ट्रीट में सिर्फ ऑटोज की ही बातें हो रही है, चर्चा हो रही है फॉर द लास्ट फ्यू वीक्स। सो आई थिंक वही सिचुएशन कुछ हद तक कुछ किसी किसी सेक्टर्स में हमेशा एवरी पार्ट ऑफ द मार्केट, एवरी टाइम ऑफ द मार्केट, कहीं कहीं कुछ ऐसे पॉकेट्स होते हैं जहाँ पे वैल्यू डेवलप होती है। और जैसे मैंने कहा कि शायद आईटी सेक्टर कुड बी वन ऑफ देम, ग्लोबल कमोडिटीज कुड बी अनदर। उनमें ट्रिगर्स अभी दिखना मुश्किल है, एंड दैट वाज द सेम थिंग इवन इन ऑटोज। जनवरी फरवरी में हमें कोई ट्रिगर नहीं दिख रहा था, सब कुछ नेगेटिव हुआ करता था। तो आई थिंक एक लेवल पे वो भी सेक्टर्स अपीलिंग है, और कुछ ग्रोथ स्ट्रेटजीज जो हमारे लिए रेलेवेंट है उसके लिए शायद बैंकिंग इज इम्पोर्टेंट, शायद सम ऑटो एंड कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी सेक्टर्स आर आल्सो इम्पोर्टेंट, बिकॉज वहाँ पे ग्रोथ की मोमेंटम अभी डेवलप होने जा रही है या हो रही है। सो आई थिंक एक लेवल पे हमें हमारी स्ट्रेटजीज के हिसाब से बोथ एंड्स ऑफ द मार्केट पे ध्यान रखना पड़ता है एंड अप्रोप्रिएटली एक्शन करना पड़ता है। अच्छा ताहिर जी, एक स्पेस और दूसरा स्पेस, पहला स्पेस वो जिस पे लोगों ने अच्छा पैसा बनाया, वेल्थ क्रिएट करी, कैपिटल गुड्स, अर्निंग सपोर्ट कर रही हैं, और सारे क्या अगर आप देखें कंपनियां, एबीवी हो, सिमेंस हो, केमिंस हो, एलएनटी हो, सब में पैसा बना लोगों का। और केमिकल जो कि 2020 में 21 में पैसा बना के दे गया था, एक बार अर्निंग्स के बाद फिर मोमेंटम पकड़ता हुआ। इन दोनों स्पेस पे आपका आउटलुक क्या है? इनमें से आपका चुनाव क्या कहता है? कैपिटल गुड्स से बने रहें और कमिटमेंट्स यहाँ बनाने चाहिए, और केमिकल्स पे आपका टेक सर? तो इंडस्ट्रियल क्लियरली हमारे लिए एक अच्छा सेक्टर रहा है, और हमारी अच्छी पोजीशनिंग कुछ समय से रही है। पिछले 1-1.5 साल से हम यहाँ पे इस स्पेस पे पॉजिटिव रहे हैं, एंड इट हैज प्लेड आउट क्वाइट वेल। एंड आई थिंक कुछ इसमें ऐसी स्टोरीज है, सेगमेंट्स है। इंडस्ट्रियल एक बहुत बड़ा स्पेस है वैसे, लेकिन उसमें कुछ सेगमेंट्स है, इंडस्ट्रियल स्पेसेस है, सेक्टर्स है, सब सेक्टर्स है जो अभी भी क्वाइट प्रॉमिसिंग लग रहे हैं, बोथ फ्रॉम adoption of digital automation and overall focus on manufacturing जो इंडिया में आने जा रहा है। So I think some of these industrial companies still look pretty promising. हालांकि उनमें नियर टर्म में थोड़े बहुत valuations की challenges नजर आती हुई दिख रही है, but I think structurally these are still very very strong sectors, and they are mostly for us, at least to my mind, they are sectors which are buy on decline. Chemicals में एक phase है जहाँ पे they have shown very strong growth in the last 1.5-2 years, लेकिन अभी कुछ हद तक valuations कुछ हद तक moderate हुए, बहुत ज्यादा नहीं, and कुछ हद तक challenges आ रही है primarily from the point of view of raw material prices. So I think यहाँ पे थोड़ा valuation को मैं ज्यादा महत्व दूंगा, because at some level they do have a component of cyclicality in them, and नया round of capex many chemical companies में शायद आने जा रहा है आने वाले सालों में. I would be a little more careful as far as chemicals is concerned, except for some companies where we are positive from a more longer term standpoint. Specialty chemical अगर वाला focus है और अगर उनमें उनका ज्यादा contribution है, तो I think those are still reasonably fine even at current valuations. But otherwise वहाँ पे मैं थोड़ा choosy हूँ in terms of valuations. But industrials is a space which to my mind will be the next frontier, and it should have a meaningful position across portfolios is my recommendation. इंडस्ट्रियल्स को रखिए रडार पे, और इस बीच मार्केट्स को भी रखिए रडार पे। भाई हम 17,500 के ऊपर वापस अचानक पहुंचते हुए नजर आएंगे आपको। बहुत बढ़िया मूव दे देखिए लो से बनता हुआ, और मदद मिल रही है जिन पॉकेट से, उसमें बैंक्स हैं। बैंक्स दरअसल अब एक वो ठंडे पड़ रहे थे, रेड में स्लिप हो रहे थे,
और अब देखिए बैंक्स में वापस तगड़ा उछाल, 110 अंक मजबूत, 1/4-1/3% के आसपास निफ्टी बैंक। वो जो पहला बेस था उस बेस को रिस्पेक्ट कर रहा था और कहा गया था खरीदारी करने का मन, पहले रेजिस्टेंस को टेस्ट करेगा बाजार, इस तरह का समीकरण बन रहा है। वो लीजिए उसी बेस से क्या घूमता हुआ और क्या ऑप्टिक्स भारतीय बाजारों में इस समय बनते हुए 17,505 के लेवल्स पर इस समय हम ट्रेड करते हुए। ताहिर सर, मुझे बताया जा रहा है 2013 आप उन पहलों में से थे जो बहुत बुलिश हुए थे ओएमसीज को लेकर। गजब का मूव बनाया 2013 से 2017 के बीच ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने, वापस पस्त पड़ी हुई हैं। इंडस्ट्रियल्स के अलावा ओएमसीज पसंद आ रही है वापस, एक बड़ा मूव की तैयारी, ऐसा कुछ आइडेंटिफाई करा क्या? ये ओएमसीज इन लेवल्स पे आप लोग एग्रेसिवली एक्यूमुलेट कर रहे हो क्या? 2013 तक प्रोजेक्टरी आ रही है क्या वापस या नहीं सर? मुश्किल लगता है, मतलब आई थिंक अगेन क्रूड जिस बैंड में आ गया है, and मुझे नहीं लगता है कि कमोडिटी प्राइसेस, हालांकि कमोडिटी प्राइसेस हैव करेक्टेड, नॉट जस्ट मेटल कमोडिटीज बट इवन ऑयल कमोडिटीज, बट एक हद तक बहुत ज्यादा कमोडिटी प्राइसेस में मंदी आना मेरे हिसाब से शायद मुश्किल है, क्योंकि ग्लोबली कैपेसिटीज की किल्लत है, किल्लत रही है पिछले 4-5 सालों में। तो आई थिंक बहुत ज्यादा डिक्लाइन देखना इवन इन क्रूड प्राइसेस प्रॉब्ली लुक्स टू मी इट बी अ लिटिल डिफिकल्ट, एंड वो एनवायरनमेंट में टिपिकली ओएमसीज के लिए परफॉर्म करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बिकॉज you don't get a clear path in terms of profitability and earnings growth, and government actions become a lot more prevalent during that phase. So I think it's still not an environment जहाँ मैं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा attractiveness, हालांकि I mean there could have been some value pockets कहीं emerge होते दिख रहे हैं, लेकिन can they give you multi-bagger returns? I don't think ऐसा वाला situation मुझे दिखाई पड़ रहा है, and as far as OMCs are concerned. Can they be good for a trade from a certain level? Yes, probably. लेकिन एक structural rally वाला scenario मुझे शायद नहीं दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे। 2013 में पकड़ा और 2017-18 तक क्या मूव आए थे। ताहिर साहब, ऐसा कुछ फिर से पकड़ में आया ना तो प्लीज बताने जरूर आइएगा हम लोग को। Of course. थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए और बड़ी Thank you तरीके से very much. मार्केट समझाने के लिए। अब मैं फोकस शिफ्ट कर रहा हूं कॉर्पोरेट स्कैन की तरफ और एक्सो। अच्छा, कॉर्पोरेट स्कैन शुरू हो उससे पहले वीरू की वो आज के क्वेश्चन की प्लेट ले आइएगा, वो जो अभी थोड़ी देर में हमको आंसर करनी है सबको, कि गूगल इमेजेस कब आया था और क्यों। तो ये